लास्ट कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं 10% डिस्काउंट ऑन CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन पे, तो आज ही अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं CSIR UGC नेट के कोर्सेज का अनअकैडमी पे, तो आज ही रेफरल कोड यूज़ कीजिए botany10 और 10% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी एक्सेलरेट, योर चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप फॉर CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन। फरवरी 21 को ध्यान दीजिए, संडे 12 बजे से लेके 1:15 तक मैथमेटिकल साइंसेस के लिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे। वहाँ पे आपके चांसेस हैं कि आप अगर रैंक 1 लाते हैं, रैंक 1 रैंक 2 को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे, रैंक 3 से रैंक 10 को मिलेगा 75% स्कॉलरशिप ऑन सब्सक्रिप्शन, रैंक 11 से अगर आपको 35 तक आता है तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे, और रैंक 36 से लेकर रैंक 150 तक को 25% स्कॉलरशिप मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। तो आज ही एनरोल कीजिए अनअकैडमी एक्सेलरेट के लिए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, आप ध्यान में रखिएगा। स्कॉलरशिप जो होगा आपको 7 दिन के अंदर अवेल कराना होगा। स्कॉलरशिप जो होगा केवल आपको ऑफर किया जाएगा 6 मंथ के या उससे हायर ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन पे। स्कॉलरशिप जो है वो केवल प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको ऑफर किया जाएगा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे नहीं। फर्दर नो एडिशनल कोड बेस्ड डिस्काउंट कैन बी अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ दी स्कॉलरशिप। कोई आप एडिशनल डिस्काउंट नहीं ले सकते हैं इसके ऊपर। दी स्कॉलरशिप आर नॉट अवेलेबल टू प्लस लर्नर। जो अभी के प्लस लर्नर्स है ये उनके लिए नहीं है। अ फ्री लर्नर कैन अवेल ऑफ अ स्कॉलरशिप ओनली वंस इन 180 डेज। कोई भी जो फ्री लर्नर है वो इसका स्कॉलरशिप का केवल 180 डेज में एक ही बार अवेल करा सकता है। ओके, तो इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। रैंक अच्छा लाइए और एंजॉय कीजिए स्कॉलरशिप का। प्लस अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए CSIR UGC नेट के लिए। इस योर CSIR UGC नेट प्रिपरेशन विद अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस और आइकॉनिक में अंतर क्या है? दोनों में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, दोनों में टेस्ट सीरीज है, दोनों में अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल वहाँ पे मिलता है। पर जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को यूनिक बनाते हैं ये है इनका पर्सनल कोच आपको दिया जाता है आइकॉनिक में, स्टडी प्लानर एंड बाई वीकली रिव्यूज, स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग होता है, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाता है, और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो आज ही अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे के लिए जरूर जाइए। इसका भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। बात करते हैं हम साइटोलॉजी का। पार्ट 3 पे हम पहुंच चुके हैं। हम सॉल्व करा रहे थे आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए हुए जो भी क्वेश्चन है हर यूनिट के, चाहे इकोलॉजी हो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, सारे के सारे वीडियोज मैं रेगुलरली पब्लिश कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे वो सारे वीडियोज देख सकते हैं जो मैंने प्रीवियसली अपलोड किया। मेरा टारगेट क्या है, सारा जो अभी तक का क्वेश्चन आया है उसके मैं आपको आंसर दे दूं और उनके एक्सप्लेनेशंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। ओके, तो चलते हैं साइटोलॉजी के पार्ट 3 पे। सबसे पहला क्वेश्चन है 31st, प्रोटीन्स आर पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड इन। प्रोटीन्स जो होते हैं उनका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन किस में होता है, किस ऑर्गेनेल में? लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपैरेटस। तो अगर आप BHU के आंसर की के हिसाब से जाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोल्गी अपैरेटस। ओके, बिकॉज गोल्गी अपैरेटस में बहुत सारे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होते हैं। देखिए, पोस्ट ट्रांसलेशन का मॉडिफिकेशन ये मतलब ये होता है कि पहले तो ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन का मतलब है जो भी आपका मैसेज डीएनए में रहता है वो उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर वो ट्रांसलेट किया जाता है। लेकिन प्रोटीन जो है, जैसे कि ट्रांसलेशन हुआ वैसे ही वो वहां पे सेल में फंक्शन नहीं करता है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो भी वो नया प्रोटीन बनता है उसमें, और इसी को हम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन बोलते हैं। प्रोटीन का पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है, यहाँ पे उसका फोल्डिंग वगैरह होता है, और गोल्गी अपैरेटस में भी होता है। ये जो दोनों ऑर्गेनेल हैं ये डेडिकेटेड हैं कि प्रोटीन्स का पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो। ज्यादा वेटेज जाता है गोल्गी अपैरेटस का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से प्रोटीन्स आर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफाइड इन, तो ये दोनों में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस में। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, गोल्गी अपैरेटस के साथ जा सकते हैं क्योंकि वो मेन ऑर्गेनेल है। बाकी
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जो होता है आपका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है। और अगर कोई आपसे पूछे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या है, तो वहां पे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं प्रोटीन्स के, वो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है उनका, रेगुलेटरी सब यूनिट्स का डिग्रेडेशन भी होता है एंटायर प्रोटीन्स का। अब कुछ कुछ मॉडिफिकेशन जैसे एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा, फॉस्फोरिलेशन है, ग्लाइकोसिलेशन है, यूबिक्विटिनेशन है, नाइट्रोसिलेशन है, मिथिलेशन, एसिटिलेशन, लिपिडेशन एंड प्रोटियोलिसिस। दीज आर द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। सिस्टर्नी, सेक्रेटरी वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स आर पार्ट ऑफ। साइटोलॉजी में आप हर ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं, तो ये जो है स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। सिस्टर्नी, सेक्रेटरी वेसिकल्स, ट्यूब्यूल जो है ये आप जब गोल्गी अपरेटस का या गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसे आप बोलते हैं, जब उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीजें मिलेगी। तो दीज पार्ट्स आर रिलेटेड विथ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा जो है एंजाइम है जिसका प्रोडक्ट H2O2 होता है, ठीक, या आप कह लीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में यूज होता है। तो सीधे से बात है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रिलेटेड विद peroxidases. Peroxidase is an enzyme found in a wide variety of organisms from plants to human to bacteria. Its function is to break down hydrogen peroxide. तो ये जो peroxidases हैं ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करते हैं, which is one of the toxins produced as a byproduct of using oxygen for respiration. और ये H2O2 प्रोड्यूस कहाँ होता है, जो हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज करते हैं उसके बाय प्रोडक्ट में ये निकलता है, जो कि टॉक्सिक होता है। तो सेल्स में पेरोक्सिडेजेस होते हैं मेनली इन लाइसोसोम, जो इसको क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पेरोक्सिसोम कंटेन मोस्ट ऑफ द सेल्स। पेरोक्सिसोम कह रहा है क्या होता है इसमें से मोस्टली, कैटालेजेस, लाइपेज, यूरिएज और हाइड्रोलेज। तो पेरोक्सिसोम में जो सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है वो है आपका कैटालेज। पेरोक्सिसोम्स क्या है, ये स्मॉल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन अ variety of metabolic reactions including several aspects of energy metabolism. Although peroxisomes are morphologically similar to lysosomes, they are assembled like mitochondria and chloroplasts. From that, they are synthesized on free ribosomes and then imported into peroxisome as complete polypeptide chains. Although peroxisomes do not contain their own genome, they are similar to mitochondria and chloroplasts in that they replicate by division. तो बहुत वे तरीके से दिखता तो है ये लाइसोसोम के जैसा ही, पर बहुत सारी जो प्रोसेस है वो इसको किससे रिलेट करती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट से। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग अ वैक्यूल इन अ सेल इज नोन एज, कह रहा है जो मेम्ब्रेन वैक्यूल को इनक्लोज करता है उसको क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेला, एक्टोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट या प्लाज्मा लेमा। तो द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट. Tonoplast is a single membrane which separates the cytoplasm from the vacuole. Question number 36 पे आते हैं. Which of the following is called powerhouses of the cell? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 9-10 से आपको पता है ये चीज कि पावर हाउस इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वहां से हमें एनर्जी मिलता है। एनर्जी का जो भी रेस्पिरेशन में प्रोसेस है उससे वो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर टिनी ऑर्गेनेल्स इनसाइड सेल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. दिस प्रोसेस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन. इट इज फॉर द रीजन दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन रिफर्ड टू एज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल. क्वेश्चन नंबर 37, which of the following cell organelle is semi autonomous in nature? मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में या हमारे सेल में या प्लांट सेल में mitochondria and chloroplast, these two organelles are semi autonomous in nature because they have their own DNA. तो वो खुद से ही अपना आधा, ठीक कह लीजिए, सारी चीजें बना लेता है, अपने डीएनए से ही बहुत सारे प्रोटीन बना लेता है। बाकी हाफ या हाफ से ज्यादा वो क्या करता है, न्यूक्लियस से बने जो भी है वहां के प्रोटीन्स उसको वो इंपोर्ट करता है अपने अंदर, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं। 38 पे आते हैं। टर्म माइटोप्लास्ट डिफाइन द फॉलोइंग. माइटोप्लास्ट कह रहा है जो टर्म है इससे आप क्या समझते हैं, माइटोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट बोलते हैं. इनर मेम्ब्रेन प्लस मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज माइटोप्लास्ट. स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज माइटोप्लास्ट. और आउटर मेम्ब्रेन प्लस मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज माइटोप्लास्ट. तो आप हमेशा से याद रखिएगा, जब भी आप माइटोकॉन्ड्रिया का
बाहर जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको निकाल दीजिए, तो जो चीज बचती है उससे हम क्या बोलते हैं, माइटोप्लास्ट। सो माइटोप्लास्ट इज इनर मेम्ब्रेन प्लस मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। पूछा है आपसे F0 F1 ATPase in chloroplast is located on the, तो कहां पे रहता है जो F0 F1, एक्चुअली ये क्या है आपका एटीपी सिंथेज ही है जिसका हम F0 F1 भी बोलते हैं। कह रहा है कहां पे लोकेटेड रहता है, अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट का, तो एटीपी सिंथेज आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे रहता है, पर पूछा है क्लोरोप्लास्ट में कहां होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में अगर आपको याद हो तो ये थीलाकॉइड मेम्ब्रेन पे रहता है, पर थीलाकॉइड मेम्ब्रेन पे भी यहाँ पे इसका वो पूछा है किधर फेस रहता है F1 का, ठीक है, थीलाकॉइड के ल्यूमन में या क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो आप हमेशा से याद रखिएगा कि जो थीलाकॉइड मेम्ब्रेन पे तो रहता है, पर जो इसका F1 पोर्शन है, ये देखिए, ये पूरा एटीपी सिंथेज है, ये F1 है, और ये F0 है जो ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन रहता है। तो जो F1 है, से आप क्लोरोप्लास्ट देखते हैं गोला गोला सा रहता है, थीलाकॉइड मेम्ब्रेन है ढेर सारे, तो ये जो है ये F1 पोर्शन ये स्ट्रोमा की ओर रहता है, ना कि थीलाकॉइड के ल्यूमन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑन क्रोमोसोम एसोसिएटेड विद इट्स मूवमेंट टू टू पोल्स इज नोन एज, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है क्रोमोसोम पे एसोसिएट रहता है, उसके मूवमेंट पे दोनों जो पोल्स पे खींचा जाता है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा एनाफेज वगैरह में, तो वहां पे क्या होता है, पॉलीटीन, काइनेटोकोर, सेंट्रोसिस्ट और सेंट्रियोल। तो काइनेटोकोर है, सेंट्रोमियर क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो सिस्टर क्रोमैटिड्स को लिंक करते हैं, और माइटोसिस के टाइम पे या मियोसिस के टाइम पे स्पिंडल फाइबर जो होते हैं कहां पे अटैच होते हैं, वाया द काइनेटोकोर। क्वेश्चन नंबर 41, यूज ऑफ कॉल्चिसिन हैज बीन वाइडली मेड इन द प्रोडक्शन ऑफ। कॉल्चिसिन का अगर आपने नाम सुना होगा, ये केमिकल है। पूछा गया है कि कॉल्चिसिन का यूज हम किस लिए करते हैं, किसके प्रोडक्शन के लिए, पॉलीप्लॉइड्स, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, फ्लावर्स और हैप्लॉइड। तो सही आंसर क्या है, पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड जो होते हैं स्पीसीज रिजल्ट थ्रू आइदर सिंगल स्पीसीज जीनोम डुप्लीकेशन, जिन्हें फिर अगर सिंगल जीनोम के डुप्लीकेशन से बनता है तो सोमाटोपॉलीप्लॉइड बोलते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा जीनोम उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसे एलोपॉलीप्लॉइड होते हैं। वो नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे मियोटिक या माइटोटिक इरर्स के दौरान इरर होने से पॉलीप्लॉइड जनरेट होते हैं, या तो हम उसे केमिकली इंड्यूस करा सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास क्या केमिकल है, कॉल्चिसिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। प्रोफेज कह रहा है, प्रोफेज क्रोमोसोम को जब हम स्टेन करते हैं हिस्टोकार्मीन या फल्जिन से, सर्टेन रीजन्स बिकम मोर डार्क, और जब ऐसा आपको सर्टेन रीजन मोर डार्क मिलता है तो वो क्या कहलाता है, यूक्रोमैटिन, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और हेट्रोक्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन जो है इनको हम दो भागों में बांटते हैं, या साइटोलॉजिस्ट ने दो भागों में बांटा है उनके स्टेन के पर्पस से। जैसे बेसिक डाइज हम यूज कर सकते हैं हिस्टोकार्मीन या फल्जिन, बेसिक फल्जिन जिसे बोलते हैं एट प्रोफेज। अब वहां पे जो डार्कली स्टेन रीजन बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन, और जो लाइटली स्टेन रीजन होते हैं उन्हें हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, हेट्रोक्रोमैटिन। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फाउंड इन, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहां पे आपने पढ़ा है, कहां पे मिलता है, माइटोटिक के प्रोफेज में, मियोटिक प्रोफेज में, माइटोटिक टीलोफेज में या साइनोबैक्टीरिया में। जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये आपको कहां पे मिलता है, ये मियोटिक प्रोफेज में मिलता है, मतलब मियोसिस जब होता है तो वहां के प्रोफेज पे, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में बनता है, मतलब दो पेयर सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, उनके बीच में मियोसिस जहां पे रिकॉम्बिनेशन वगैरह होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज बीन डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई एनी क्रोमोसोम। इसमें से कौन सा टेक्निक है जो किसी क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने के लिए बना हुआ है, बलूनिंग, बॉन्डिंग, बैंडिंग और बैक क्रॉसिंग। So, chromosome banding is the correct answer, and the chromosome banding refers to the alternating light and dark regions along the length of a chromosome produced after staining with a dye. A band is defined as a part of a chromosome that is clearly distinguishable from its adjacent segments by appearing darker or lighter with the use of one or more banding techniques. Okay. So, let's come to question number 45. During cell cycle, the cell grows in. सेल साइकिल के टाइम पे जो आपने सेल साइकिल पढ़ा, जो आप एक्चुअल माइटोसिस से मियोसिस पढ़ते हैं, एक्चुअली ये एक पार्ट है सेल साइकिल का, ठीक, अलग से कोई प्रोसेस नहीं है, एक पार्ट है सेल साइकिल का। सेल जब डिवीजन में जाता है तो ये तो मान लो डिवीजन फेज हो गया, उससे पहले वो उसमें और सारी चीजें होती हैं जो
इंटरफेज में आता है। जो सेल साइकिल में जो सेल ग्रो करता है वो इंटरफेज में ग्रो करता है, इंटरफेज में ग्रो कर लेता है, उसके बाद जाता है डिवीजन फेज में। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इंटरफेज। अब इंटरफेज क्या है? इंटरफेज इज द पोर्शन ऑफ अ सेल साइकिल दैट इज नॉट अकम्पनीड बाय ऑब्जर्वेबल चेंजेस अंडर द माइक्रोस्कोप। आप इंटरफेज के टाइम पे आप ज्यादा चीजें ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में कि उसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक, एंड इट इंक्लूड्स, और इंटरफेज में क्या क्या फेजेस होते हैं? G1, S और G2 फेजेस जो है ये इंटरफेज के अंदर आते हैं। ड्यूरिंग इंटरफेज द सेल ग्रोज, G1 में सेल ग्रो करता है, फिर रेप्लिकेट करता है डीएनए का इसका S फेज में, और फिर प्रिपेयर करता है माइटोसिस के लिए या मियोसिस के लिए G2 फेज में। ये आप यहाँ पे इसका पिक्चर देख सकते हैं। ठीक, ये देखिए G0 फेज है जब सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है तब। अगर सेल डिवीजन के लिए जाता है सबसे पहले G1 फेज आता है जहां पे सेलुलर कंटेंट्स क्रोमोसोम को छोड़ के डुप्लीकेट होते हैं, और फिर एस फेज में हम क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन देखते हैं। वही G2 फेज में सेल क्या करता है? डबल चेक करता है कि जो डुप्लीकेटेड हमारे क्रोमोसोम्स हैं वहां पे एरर तो नहीं है, और अगर कोई वो होता है ऐसा एरर पाया जाता है तो उसको रिपेयर करता है, फिर जो सेल है वो माइटोसिस या मियोसिस के लिए जाता है आपका। ओके, तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने जो है 31 से लेके 45 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके, और भी जो है 15-20 क्वेश्चंस लेके। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी। हम रेगुलरली जो है वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए। डेली का पढ़ना जो है बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं डेली पढ़ना, तो फिर आप जो गोल अपना बनाते हैं वो आप जो है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते। तो डेली पढ़ते रहिए, डेली 1 घंटा 1.5 घंटा देते रहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक हफ्ता पढ़ाई छोड़ दिया। ओके, तो डेली पढ़ेंगे आप, कुछ ना कुछ डेली गेन करेंगे, वो आपको फायदा मिलेगा। चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।